नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में। इसको गर्दन का दर्द, कंधों का दर्द या फिर फ्रोजन शोल्डर इस नाम से जाना जाता है। इसमें कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? ज्यादातर गर्दन के हिस्से में या फिर शोल्डर, कंधे के हिस्से में दर्द दिखाई देता है। किसी किसी को हाथों की उंगलियों में भी दर्द होता है, वहां पे झुंझुनाहट होना, वो जगह सुन्न पड़ जाना, कभी कभी हाथों की ग्रिप पकड़ने की ताकत भी कम हो जाती है। इसके साथ ही कुछ कुछ पेशेंट को चक्कर आने लगते हैं, उनका बैलेंस चला जाता है। ये सारे लक्षण सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या फिर फ्रोजन शोल्डर या फिर गर्दन का दर्द, इन सारी चीजों में पाए जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट ये कंप्लेंट लेके क्लिनिक में आते हैं। अब ये तो बहुत कॉमन हो गया है। ये किसको होता है? जो लोग बैठ के ज्यादा काम करते हैं, जिनका कंप्यूटर लैपटॉप से ज्यादा काम होता है, एक ही पोजीशन में उनकी नेक रहती है, और आजकल मोबाइल का यूज भी बहुत बढ़ गया है, तो हम नीचे देख के ही मोबाइल देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं। या फिर टीचर जो है वो एक ही पोजीशन में पढ़ाती है, हाथ का यूज होता है वो लोगों में। या फिर हाथ का ज्यादा पेंटर्स जो है उनमें भी ये बीमारी पाई जाती है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, बहुत सारी हाउसवाइफ्स को भी, घर पे जो काम कर रही है हाउसवाइफ मेड्स है, उनमें भी ये बीमारी बहुत कॉमन हो गई है। और स्पेशली डायबिटिक लोगों में ये लॉन्ग टर्म में दिखाई जाती है, और उनको फ्रोजन शोल्डर करके डॉक्टर बताते हैं उनको हो गया है। अगर ये बीमारी आपको है, ये तकलीफ आपको है, तो आप क्या करते हो? बहुत बार हम ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं, हड्डियों के डॉक्टर के पास जाते हैं। वो हमें एक्सरे बोलते हैं, फिर सीटी स्कैन, एमआरआई, बहुत सारे नर्व कंडक्शन स्टडी, ऐसे सारे इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं। लेकिन बहुत बार उसमें कुछ निकलता नहीं है, सिर्फ हड्डियों के बीच का गैप कम हो गया है या फिर बढ़ गया है, ऐसा डॉक्टर बताते हैं, और उस वजह से आपकी कोई नस दब रही है। ट्रीटमेंट क्या दी जाती है? पेन किलर्स होते हैं, मल्टीविटामिन जिसमें बी कॉम्प्लेक्स होता है, और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, और उसके साथ ही फिजियोथेरेपी आपको एडवाइस की जाती है। कभी कभी ट्रैक्शन भी लगाया जाता है, लेकिन डॉक्टर आपको बोलते हैं कि भैया ये अभी ठीक नहीं होगा, ये आपके साथ रहेगा, आप मैनेज कर सकते हो। जब आपको ज्यादा दर्द है तब आप पेन किलर ले लीजिए, ऐसे आपको बताया जाता है। तो आयुर्वेद इसके बारे में क्या बोलता है? क्या आयुर्वेद की मदद से आप ये बीमारी ठीक कर सकते हो? हाँ, बहुत बार 80% तक लोगों में ये बीमारी ठीक हो जाती है। अगर बहुत पुरानी है, बहुत सालों से है, 7-8 साल पुरानी है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर नए नए ही लक्षण पैदा हुए हैं तो ये जल्दी से ठीक भी हो सकता है। तो ये बीमारी आयुर्वेद के हिसाब से क्यों होती है? मेन, अगर हम कारण की ट्रीटमेंट करेंगे, कारण की चिकित्सा करेंगे, तो वो बीमारी जड़ से ठीक होती है। ये आयुर्वेद का बेसिक सिद्धांत है, बेसिक प्रिंसिपल है। तो इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण है बढ़ा हुआ वायु। हमारे शरीर में कहीं पे भी किसी भी तरह का दर्द होता है तो उसका कारण होता है बढ़ा हुआ वायु। तो हमें वायु की चिकित्सा इस बीमारी में करनी पड़ती है। बढ़ा हुआ वायु क्या करेगा? जो यहाँ की मांसपेशियां है उनको वो सुखा देगा, उनको जकड़ देगा। फिर क्या होगा? वो कड़क मांसपेशियां उनकी अंदर की जो नसें हैं उनको दबाने लगेगी। दबाने की वजह से वो नसों से जो सिग्नल जाते हैं वो अच्छे तरह से जा नहीं पाएंगे, या बहुत ज्यादा जोर से जाने लगेंगे, जिस वजह से हमें दर्द होना, उस जगह का सुन्न पड़ जाना, या फिर चींटियां चलने जैसा महसूस होना, कई कई बार ग्रिप कम हो जाना, ये महसूस होता है। और जो रीढ़ की हड्डियां है उनमें से गैप कम हो जाती है, तो भी वो जो बीच वाली डिस्क हम बोलते हैं वो दबने लगती है, गद्दे जैसा पार्ट होता है, और उस डिस्क से ही सारी नसें निकलती है। तो जितनी डिस्क दब जाती है, जितनी उसको सूजन आती है, उस हिसाब से हमें लक्षण पैदा होते हैं। तो हमारी जो ट्रीटमेंट है वो कहाँ पे काम करेगी? जो मांसपेशियां कड़क हो गई है, जकड़ गई है और वो नसों को दबा रही है, उनको सॉफ्ट करना,
उनका लचीलापन वापस लाना और उस डिस्क की सूजन कम करना और जो गैप बढ़ गया है या कम हो गया है उसको रिपेयर करना, मतलब उसकी नॉर्मल लेवल पर पहुंचाना। तो ये हम कैसे करेंगे? तो वायु को कम करने के लिए सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट जो है वो है ऑयलिंग, अभ्यंग, मसाज। तो अगर आपको ये तकलीफ है तो आप किसी भी मेडिकेटेड ऑयल से, स्पेशली पेन किलर, बहुत सारे ऑयल बाजार में मिल जाते हैं, या फिर महानारायण तेल है, बला तेल है, बलाश्वगंधा तेल, ऐसे बहुत सारे आयुर्वेदिक तेल है। आप उनको हल्का गर्म करके वहां पे मसाज करना शुरू कर दीजिए। ये तेल जो है उनसे रगड़ना नहीं है, अंदर जाने चाहिए। अगर बहुत ही रूखापन है, सूखापन है, तो पहली बार आपको ज्यादा तेल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे वो रूखापन कम हो जाएगा तेल की मात्रा भी कम हो जाएगी। तो आपको डेली 1 से 2 बार वहां पे गर्दन से लेके आपकी पीठ का जो हिस्सा है, हाथ है, वहां पे अच्छे से ऑयल से मसाज करना है। उसके बाद गर्म पानी की थैली से सेक करेंगे या गर्म पानी से नहाएंगे तो वो तेल अंदर अच्छी तरह से जाएगा, पेनिट्रेट होगा, और जो मसल्स है वो सॉफ्ट होने लगेंगे, उनका लचीलापन वापस आने लगेगा, और जो वो अंदर की नसों को दबा रहे हैं वो कम हो जाएगा। और कुछ कुछ औषधि तेल है जिनकी पेन किलर एक्शन है, वो जाके अंदर तक बहुत दिन हम यूज करते हैं, तो अंदर जब जो जिसकी सूजन है वो भी कम करते हैं। इसमें अभ्यंग का भी बहुत रोल है। इसके साथ ही पंचकर्म की कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स है, वो आप किसी आयुर्वेद चिकित्सक के पास जाके करवा सकते। तो नस्य ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें पूरी नसों को हम वो मेडिकेटेड ऑयल पहुंचाते हैं, और उस वजह से नसों की सूजन भी कम हो जाती है, और जो बीच की जो डिस्क है जिसको सूजन आई है वो भी कम होने लगती है, और आपके लक्षण धीरे 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 कम होने लगते हैं। हमेशा मैं बोलती हूँ कि जैसे हम पत्तों को पानी नहीं देते, उसकी जड़ों को पानी देते हैं, पत्ते अपने आप हरे हो जाते हैं, या फिर खाद भी डालनी है हम उनको जड़ों को डालते हैं। तो इंसान का जड़ है उसका ब्रेन, हाँ, वहां पे कोई भी मेडिसिन डालता है तो उससे जो सारी शाखाएं निकली है, जो सारी नसें निकली है, उनमें वो धीरे धीरे मेडिसिन पहुंच जाती है। तो नस्य इसमें बहुत ही उपयोगी साबित होता है। उसके बाद लोकल ट्रीटमेंट में जैसे मैंने बोला ऑयल मसाज है, लेकिन कुछ स्पेशल मसाज जिसमें हम बोलते हैं पिंडस्वेद। पिंडस्वेद में कैसे रहता है कि चावल की ऐसे पोटली बना के औषधि काढ़ों में वो डुबो के गरम करके वहां पे मसाज दिया जाता है आपको। पिंडस्वेद, या फिर उनको पत्र पोटली भी कर सकते हैं, जिसमें जो औषधि पत्ते रहते हैं, जिसमें दिवेल के पत्ते हैं या निर्गुड़ी के पत्ते हैं, नीम के पत्ते हैं, उनको अच्छे से गर्म करके ऑयल में फ्राई करके उनकी भी एक ऐसी पोटली बनाई जाती है, और उनको मेडिकेटेड ऑयल में डुबो के फिर उससे आपके कंधे के हिस्सों को मसाज किया जाता है। उसमें मांसपेशियों को अच्छे से न्यूट्रिशन मिलता है, वहां की नसें खुल जाती है और आपका दर्द कम होता है। तो पत्र पोटली या पिंडस्वेद है, ये आपको किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाके ही करवाना पड़ेगा, लेकिन नस्य और अभ्यंग आप घर पे भी कर सकते हो। इसके साथ ही आपको कुछ कुछ औषधियां भी दी जाती है, इंटरनल मेडिसिन औषधि टैबलेट्स रहती है या औषधि काढ़े हैं, वो भी जो अंदर से आपका वायु कम करने के लिए मदद करती है। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये वायु आता कहाँ से, आपके हाजमे के बिगड़ने के बाद ही वो तैयार होता है। तो आपको ध्यान देना है कि हमेशा आपको खाने के बाद आपका पेट कैसा है, बहुत ज्यादा भारी हो रहा है, उसके अंदर गैस बन रहा है, अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो ये आपको ठीक करना पड़ेगा। इसके लिए काफी सारी औषधियां भी है, लेकिन उसके साथ आपको जो खाने पीने की आपकी आदतें हैं वो भी सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि जिस वजह से आपको गैस बन रहा है, जिस वजह से आपको पेट फूल रहा है, वो खाना अगर आप खाना चालू ही रखते हो तो आपकी जो बीमारी है कभी भी ठीक नहीं होगी। तो अपनी खाने पीने की गलत आदतों को भी आपको सुधारना पड़ेगा। खाना अच्छे से चबा के खाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा या तेजी से खा रहे हैं, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं जिस वजह से पेट में वायु तैयार होता है, और ये वायु बहुत दिन तक अगर बना रहा
तो वो ऊपर ऊपर चढ़ने लगता है और फिर जाके वो मांसपेशियों में घुल जाता है, मिल जाता है और मांसपेशियों को कड़क बनाने लगता है। तो बाहरी चिकित्सा में हम ऑयलिंग है, पिंडस्वेद है, पत्रपोटली है, नस्य है, ये करते हैं, लेकिन अंदरूनी चिकित्सा में आपका हाजमा सुधारना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप बस्ती नाम की और एक ट्रीटमेंट है पंचकर्मा की, वो भी आप करवा सकते हैं, लेकिन मेनली आपको खाने पीने की आपकी आदतें हैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। किसी चीज की अगर आपको एलर्जी है, कि कोई कोई चीज है, किसी को बेसन से एलर्जी होती है, किसी को सलाड से एलर्जी होती है और वो वायु पैदा करता है, तो उनके ऊपर ही आपको खास ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सारी कुछ चीजें हैं, आप ध्यान रखोगे तो बहुत ही कम दिनों में आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आपके लक्षण है, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इसमें टाइम लगता है, हमें लगता है कि ये 6-7 दिनों वाली ही बात है, लेकिन कभी कभी भी ऐसा नहीं है कि आज मैंने कुछ किया और कल मुझे दर्द हो गया। हाँ, अगर मुझे वहां पे चोट पहुंची है, मुझे एक्सीडेंट हुआ है या फिर मैंने कुछ वजन उठा लिया, तो उस वजह से ये 1-2 दिन में हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा बार ऐसे नहीं रहता है ना। तो हमें वो ध्यान देना पड़ेगा कि ये 2-3 महीने से हमारे पेट में कुछ गड़बड़ रहती है, हम कंटिन्यूस मोबाइल देखते हैं या फिर कंटिन्यूस लैपटॉप का यूज कर रहे हैं, उस वजह से वहां की जो जगह है वो कमजोर होने लगती है और पेट का बढ़ा हुआ वायु है वहां पे जाके वो जगह हड़प कर लेता है या फिर आक्रमण कर देता है और अपने लक्षण दिखाई देते हैं, है ना। तो हमें दोनों तरह से वो जगह की ताकत भी बढ़ानी है और हमारा पेट का जो बढ़ा हुआ वायु है उनको भी कंट्रोल करना है। ऐसे हम करेंगे तो वो जड़ से ट्रीटमेंट हो जाएगी। एक बार आप ये ऑयलिंग थेरेपी और ये सब कर लेते हो, उसके बाद आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी ही पड़ती है। फिजियोथेरेपी जो हमें एडवाइस की जाती है वो अगर आप ऑयलिंग के बाद, पंचकर्म के बाद करवाते हो तो उसमें ज्यादा फायदा है और उससे आपको कुछ इंजरी भी नहीं होगी। क्योंकि अगर कोई पुराना रबर है, कड़क रबर है, हम उसको खींचेंगे तो वो डेफिनेटली टूट जाएगा और आपको ज्यादा तकलीफ हो सकती है ना। तो हमें मसल फाइबर्स को या फिर वहां की मांसपेशियों को तोड़ना नहीं है, नसों को तोड़ना नहीं है। तो पहले अगर हम पंचकर्म करवा के बाद में फिजियोथेरेपी करेंगे तो उसका वो परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो एक्सरसाइज, गर्दन के जो एक्सरसाइजेस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के जो बताई जाती है, फिजियोथेरेपी है, वो डेफिनेटली करनी ही है। बट ये सारी चीजें पहले करके अगर आप करते हो तो आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है या फ्रोजन शोल्डर है, गर्दन का दर्द है, कंधों की जकड़ाहट है, चक्कर आना, सुन पड़ जाना, ये सारी चीजें डेफिनेटली धीरे धीरे कम होके ठीक हो जाएगी। तो इस वीडियो में हमने ये बताया कि आयुर्वेद की मदद से आप कैसे अपना गर्दन का दर्द जो है वो ठीक कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो में आपको सारे आपके सवालों के जवाब मिल गए हैं। अगर आपको पसंद आया है तो आप जरूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको खुद को तकलीफ है तो जल्द ही नजदीकी किसी आयुर्वेद डॉक्टर से, चिकित्सक से संपर्क कीजिए और जो मैंने सारी बातें बताई है उनसे कंसल्ट करके आप करवा सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे।